हेलो के ड्रामा लवर्स, आपका दिन खूबसूरत रहे और आप हमेशा खुश रहे। आज हम लेके आए हैं कुछ सबसे इमोशनल और दिल छू लेने वेल के ड्रामा मोमेंट्स। हर कहानी खुशी से शुरू नहीं होती, कुछ दुख से शुरू होती है, पर हर दुख के बाद खुशी आती है। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत एक उदासी भरे पाल से होती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही हेवन ने माइंगियो को संभाला, वो थोड़ी देर के लिए होश में आई। उसने हेवन की तरफ देखा, जैसे सोच रही हो, क्या मुझे तुमसे कहना चाहिए? पर फिर वो फिर से बेहोश हो गई। हेवन की चीखें सुनके उसके दोस्तों ने भागते हुए उससे घेर लिया। गियो हॉस्पिटल के बेड पर आंखें खोलती है। अपना सर पकड़ के शीशे में देखते हुए वो बेचैनी से बोलती है, प्लीज मुझे वापस वही बनने दो जो मेन टैप थी। वो थककर अपना सर झुका लेती है। डॉक्टर हेवन को समझता है कि माइंगियो को ग्लूकोमा है। बेहोश होने का रीजन उसके इंट्राओक्युलर प्रेशर का बढ़ना था। डॉक्टर कहता है कि उससे शायद बहुत दिनों से हेडेक और आंखों में दर्द हो रहा होगा। तब जाके हेवन को समझ आता है कि उसकी आंटी के सीवियर हेडेक्स का असली मतलब क्या था। हेवन ट्यूरेंट हॉस्पिटल से अपनी माँ को कॉल करती है, मॉम, माइंगियो फेंट हो गई। उसकी माँ सिर्फ इतना कहती है, समझ गई, और फोन रख देती है। हेवन को यकीन नहीं होता कि उसकी माँ ने इतना कैजुअल रिस्पॉन्स दिया। गुस्से में वो फोन जोर से रखती है। तभी यूनस्योब वहां पहुंचता है, उसके मॉरल सपोर्ट के लिए। दूसरी तरफ जैंगवू अपने कोवर्कर्स के साथ लंच कर रहा होता है। तभी उससे पता चलता है कि यूनशील का ब्रेकअप हो गया, और सबसे शॉक वाली बात, जैंगवू को तो पता ही नहीं था कि उसका कोई बॉयफ्रेंड भी था। वो अपने कोलीग्स की गॉसिप स्किल्स से इम्प्रेस होता है, पर फिर सोचता है, छोटी जगह है, यहाँ तो सबको सबकी खबर होती है। बात शादी तक पहुंच जाती है, और फिर सब जैंगवू से पूछने लगते हैं, तो भाई, तुम्हारी शादी कब हो रही है? फरवरी का त्योहार, रिश्तों की गर्माहट। यूनस्योब बताता है कि हर फरवरी टाउन में एक स्पेशल राइस केक फेस्टिवल होता है। ये फेस्टिवल बस एक त्योहार ही नहीं, बल्कि इस बात का सिग्नल होता है कि बस स्प्रिंग आने वाला है। पूरा शहर छोटे से लेके बड़े तक मिलकर राइस केक्स बनाता है। फेस्टिवल के बीच यूनशील अपनी माँ और कुछ लड़कियों को माइंगियो की हेल्थ अपडेट देती है। फिर क्या गॉसिप सेशन शुरू हो जाता है। और टॉपिक, हेवन की फैमिली, जो इनका ऑल टाइम फेवरेट है। लड़कियां डिस्कस करने लगती है कि माइंगजो और माइंगियो जैसे खूबसूरत लड़कियों ने अपनी जिंदगी वेस्ट कर दी। टीसीएच टीसीएच। तभी एक लड़की धीरे से बोलती है, तुम्हें पता है, माइंगजो ने तो मर्डर तक किया था। ये सुनकर यूनशील ट्यूरेंट करेक्ट करती है, मर्डर नहीं, मैनस्लॉटर था। पर लड़कियां मानने वाली कहाँ थी? वो कहती है, जो भी हो, बेचारी उनकी माँ तो इस दुख में कैंसर से चल बसी। बात बढ़ती है और अब गॉसिप का फोकस शिफ्ट होता है जैंगवू की ब्लाइंड डेट पर। ये सुनकर यूनशील के कण खड़े हो जाते हैं। क्या वो ब्लाइंड डेट पे गया? जब एक लड़कियां कहती है कि उसने सुना है जैंगवू शायद अगले महीने तक शादी भी कर लेगा, तो यूनशील की हालत टाइट हो जाती है। लड़कियां तो खुशी से उछल रही होती है, पर यूनशील अंदर ही अंदर कुछ और सोच रही होती है। जैंगवू फेस्टिवल पहुंचता है और लड़कियां उस पर जान चिढ़कती है। अंदर जाके वो चुपके से इधर उधर देखता है, यूनशील को ढूंढते हुए। उससे पता भी नहीं होता कि वो तो उसके बिल्कुल पीछे खड़ी है। जैसे ही वो मुड़ने लगता है, उसकी नजर सीधा यूनशील से टकरा जाती है। यूनशील मुस्कुराकर पूछती है, किसे ढूंढ रहे हो? जैंगवू घबरा जाता है, मेन? तुम्हें? मेन, एक सेकंड, मुझे बहुत जोर से बाथरूम जाना है। और बिना किसी और बात के तेजी से भाग जाता है। हाँ। बाद में दोनों बाहर बैठते हैं ऑकवर्ड साइलेंस के साथ। यूनशील पूछती है, गिल्बो कैसा है? जैंगवू कैजुअली जवाब देता है, वो ठीक है। और तुम्हारी कॉफी इवेंट? अच्छी गई, यूनशील कह देती है। लेकिन फिर वो रुक नहीं पाती और सीधा पॉइंट पे आ जाती है, तुम्हारी ब्लाइंड डेट का क्या सीन है? सुनने में आया है कि तुम शादी कर रहे हो। जैंगवू साय करता है और बताता है कि हाँ, वो एक डेट पे गया था, लेकिन कोई शादी वादी का प्लान नहीं है। ये सुनकर यूनशील एक स्मर्क देती है। अच्छा, तो सीन वैसा नहीं है। अब उसकी टेंशन गायब होती है और वो फिर अपनी यूजुअल मजेदार वाइब में आ जाती है। दोनों की कॉन्वर्सेशन भी वापस मस्ती भरी हो जाती है। दर्द या बस अलास। हॉस्पिटल में माइंगियो अपना सामान पैक कर रही होती है। हेवन उससे कन्फ्रंट करती है,
तुम इतना दुख क्यों झेल रही थी बिना किसी वजह के? पर माइंगियो बस कैजुअली बोलती है, अरे ये दुख नहीं था, बस थोड़ी सी लेजीनेस थी। हेवन चुप नहीं बैठती। वो इंसिस्ट करती है कि माइंगियो अपनी हेल्थ को इग्नोर करना बंद करे। लेकिन माइंगियो सिर्फ एक ही बात कहती है, तुम वापस सेउल चली जाओ। तुम्हारा ये नैगिंग एटीट्यूड बहुत एग्जॉस्टिंग है। बात सच भी थी। कभी कभी जो दुख दिखाई देता है शायद सिर्फ आदत होती है या फिर थोड़ा सा लेजीनेस। माइंगियो टैक्सी लेकर घर आती है और देखती है कि उसकी बहन माइंजो उसका इंतजार कर रही है। माइंजो उससे सनग्लासेस उतरने के लिए कहती है। जैसे हाय माइंगियो सनग्लासेस उतारती है, माइंजो अपनी आंखों में आंसू रोकने की कोशिश करती है। उसकी आवाज भर आती है, ये वो जिंदगी नहीं थी जो मैंने तुझे जीने को कहा था। माइंगियो उसकी आंखों में आंखें डालकर सीधा बोलती है, कैसे जीऊं? मैंने एक इंसान की जान ले ली। दुनिया चाहे माइंजो पर तारास खाए, पर माइंगियो तो खुद पर तारास खा रही है। उसका कहना है कि उसे अपने गुनाह की सजा मिलनी चाहिए थी, पर उसका हक छीन लिया गया। माइंजो गुस्से में कहती है, क्यों कोई गलती नहीं की जो तुझे सजा मिले? लेकिन मैंने की थी। माइंगियो चीख पड़ती है। मेरा पैर ब्रेक पार नहीं, एक्सेलरेटर पार था। उस दिन का हर पाल उसके जहां में ताजा है। माइंगियो आंखों में आंसू लिए पूछती है, मैं कैसे कह सकती हूँ कि मैंने कुछ गलत नहीं किया? तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है। दोनों अपने आंसू छुपा लेती है। माइंगियो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। जैसे ही हेवन अंदर आती है, हेवन और माइंगियो एक रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं। हेवन अपनी माँ से कहती है, आप प्लीज माइंगियो को समझाने की कोशिश करो। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अगर ट्रीटमेंट शुरू किया जाए तो उसकी दूसरी आंख भाग सकती है। माइंगियो हल्की सी हंसी कहती है, समझाएं? हम वैसे भी कब क्लोज द। हेवन दुखी होकर कहती है, मुझे लगा कि जब से उसने लिखना शुरू किया है और यूटेक से मिल रही है, तब से वो चेंज हो रही है। ये सुनते ही माइंगियो एक पाल के लिए रुक जाती है। हेवन निराश होकर बोलती है, लेकिन मैं गलत थी। वो अब भी वैसे ही अलग सी है। माइंगियो सिर्फ एक ठंडी सांस लेती है। एक फ्लैशबैक में माइंगियो एक झूले पर बैठी है। उसका सर माइंगियो के कंधे पर तीखा है। वो खुशी से बोलती है, मैं दुनिया में सब कुछ करना चाहती हूँ। सब कुछ। HWI फुल एनर्जी के साथ क्लास क्लीन कर रही होती है जब एक लड़की आती है और उसके गाल पर जोर से थप्पड़ मार देती है। इतना जोर का कि HWI सीधा जमीन पर गिर जाती है। लड़की गुस्से से बोलती है, तुझे हिम्मत कैसे हुई यांगसू की बाइक पर स्कूल आने की? FIR इंट्रोड्यूस करती है, मैं हूँ सॉन्ग जाइन, यांगसू की गर्लफ्रेंड। HWI आराम से उठती है, अपनी शर्ट डस्ट ऑफ करती है और एक कूल एटीट्यूड के साथ बोलती है, ओ तो तू है सॉन्ग जाइन? अच्छा लगा मिलके। फिर बिना किसी वार्निंग के उसके बालों का एक अच्छा खासा झटा पकड़ लेती है। अब तो हो गया शुरू। दोनों एक दूसरे के बाल पकड़कर खींच रही है और पूरी क्लास एक्साइटमेंट से वीडियो बना रही है। तभी एक लड़का भागते ह्यू यांगसू के क्लास में जाके बताता है, भाई तेरी वजह से बड़ी फाइट चल रही है। पर यांगसू बस एक ठंडी साय लेता है और पढ़ाई कंटिन्यू करता है। उफ, ये सब ना, मुझे डिस्टर्ब मत करो। सीन प्रिंसिपल्स ऑफिस। HWI की माँ योजंग स्कूल बुलाई जाती है। जैसे ही वो आती है, गुस्से से बोलती है, एक लड़के के लिए लड़ रही थी तू? HWI अपनी माँ के शोल्डर पर हाथ रखते हुए एक स्ट्रेट फेस के साथ कहती है, मॉम, लड़के ही तो मेरी दुनिया है। हाँ। सैवेज HWI। माँ का रिएक्शन प्राइसलेस है। ओ रियली? वो लड़का जिसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है? HWI कैजुअली एक्सप्लेन करती है, माँ मिसअंडरस्टैंडिंग मैट रख। मैंने कुछ ट्राई नहीं किया। ये सिर्फ एक बिजनेस डील थी। योजंग सस्पिशियसली, और स्कूल साथ आने का क्या लॉजिक है? यूनस्योब और हेवन स्यंगहो को हॉस्पिटल ड्रॉप कर रहे हैं। हेवन थॉटफुल मोड में है। तुमने स्यंगहो के डैड से कांटेक्ट करने की कोशिश की? यूनस्योब हेड शेक करता है, मैंने ट्राई किया, पर 5 साल से उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। एक पॉज के बाद वो सॉफ्टली कहता है, टाइम सब कुछ सॉल्व कर सकता है, हो सकता है माइंगियो और स्यंगहो के डैड का भी। हेवन एक हल्की स्माइल के साथ देखती है, जैसे विंटर के बाद स्प्रिंग आता है। फिर वो उसका हाथ पकड़ लेती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, एक साइलेंट प्रॉमिस के साथ। सीन माइंगियोज होम। माइंगियो अपने लैपटॉप स्क्रीन को घूरती है, अपना पहला सेंटेंस डिलीट करती है और एक नए मैसेज टाइप करती है,
तुम सही थे, यूटेक। वो रूमर्स झूठे हैं। वो ईमेल सेंड करती है। दूसरी तरफ यूटेक उसका लिखा हुआ सिस्टरफील्ड मेज पढ़ रहा है। माइंग्यो स्टेशन पे खादी होती है जब यूटेक उससे दूर से आवाज लगाता है, हे शिम माइंग्यो। एक बार बस गले लगने दी, वो अक्रॉस ट्रैक्स चलता आता है और माइंग्यो को टाइट हग कर लेता है। फिर धीरे से बोलता है, मैं कभी भी तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहता था। माइंग्यो की आवाज भर आती है, सच बताओ, तुमने वकाई सब पढ़ा। यूटेक उसके कॉन्ट्रैक्ट का एक क्लॉज कोट करता है जो कहता है कि वो कभी नहीं पूछेगा क्या सच है और क्या फिक्शन। शी शेक्स हर हेड, तुम सोचते से ज्यादा टॉलरेंट निकले। वो मुस्कुराता है, ऑफ कोर्स, इसी वजह से तो तुमसे प्यार किया था। अब भी उससे छोड़े बिना। बुक क्लब का हंगामा। सब बुक क्लब मेंबर्स गिल्बोक के आने की तैयारी कर रहे होते हैं। यूनशील जैंगवू को टाइनी किचन में बुलाती है। जैंगवू की आंखों में टेंशन आ जाती है, ये किचन बहुत छोटा है, हम दोनों कैसे। यूनशील उसको टेस्ट टेस्टर बना लेती है, उसके मुंह में एक एक डिश डालती है। लेकिन जो डिश जैंगवू को सबसे अच्छी लगती है वो एक्चुअली उसकी माँ ने बनाई थी। तभी एक ड्रामा मोमेंट होता है। यूनशील गिरने लगती है और जैंगवू उससे पकड़ लेता है। उसकी सांस फूल जाती है, वाओ, तुम्हारी आर्म्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैंगवू नर्वस हो जाता है, लेग्स भी स्ट्रॉन्ग है। यूनशील, अच्छा है, मेरा मतलब गुड फॉर यू। तभी जिनसैंग वहां आ जाता है और नोटी स्माइल के साथ पूछता है, यहाँ क्या हो रहा है। दोनों ट्योरेंट अलग हो जाते हैं, स्टार्टरिंग। यूनस्योब गिल्बोक और सेंगहो को घर ले आता है। सब उसका वेलकम कर रहे होते हैं। फिर रात को यूनस्योब हेवन को उसके घर ड्रॉप करता है। कार में हेवन सोचने लगती है। बोयेंग ने अपॉलॉजी दी, बोला कि उसने मुझसे नफरत इसलिए की क्योंकि वो मुझे पसंद करती थी। यूनस्योब उसकी बात सुनता रहता है। हेवन धीरे से कहती है, मुझे याद भी नहीं पड़ता मैंने कभी उससे लाइक किया या नहीं। ट्रस्ट एक ग्लास की तरह होता है, टूट जाए तो क्रैक्स हमेशा रह जाती है। रात को जब यूनस्योब बुक शॉप पे वापस आता है तो एक ईमेल ओपन करता है। सिस्टरफील्ड मेज। वेट, माइंग्यो ने उसको भी भेजा। सुबह तक वो कंप्यूटर के सामने ही होता है, ब्लैंक स्क्रीन को देखते हुए। फोन बज रहा होता है लेकिन वो इग्नोर करता है। उसका चेहरा एक अलग हाई बर्डन दिखता है। यूनस्योब रिप्लाई करता है माइंग्यो के ईमेल का, जिसमें उसने उसके ऊपर छोड़ दिया था कि वो मैन्यूस्क्रिप्ट हेवन को दिखाए या नहीं। ये तो अनफेयर है, वो लिखता है। फिर कहता है कि अगर माइंग्यो ने उसको भेजा है तो कहीं ना कहीं वो चाहती है कि हेवन सच जाने। यूनस्योब आगे लिखता है कि उसके पास पूरी सिचुएशन का पता नहीं है, तो ये डिसीजन लेना उसके लिए मुश्किल है। मुझे लगता है ये तुम्हें ही हेवन को बताना चाहिए, वो कहता है। अगर तुम नहीं बता सकती तो मैं उससे ये मैन्यूस्क्रिप्ट दे दूंगा। उसका ईमेल ये एक्नॉलेज करते हुए खत्म होता है कि उससे पता है ये सीक्रेट रखना कितना मुश्किल रहा होगा, पर उससे माइंग्यो की हेवन के लिए लव पे कभी डाउट नहीं हुआ। ट्योब हेवन को सिस्टरफील्ड मेज का एक प्रिंट आउट देता है। लगता है माइंग्यो खुद नहीं कह पाई। जाके घर पे पढ़ो, वो कहता है, मेन काम के बाद आता हूँ। उसकी सीरियस टोन से हेवन थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, पर वो हाँ कह देती है। वो बिना कुछ बोले यूज एक ठंडा सा हग देता है। हेवन पूरा दिन मैन्यूस्क्रिप्ट अनटच्ड रखती है, जैसे उसका सामना करने से डर रही हो। शाम को फाइनली वो पढ़ने का फैसला करती है। पहले पेज पे ही लिखा होता है, उस दिन की सुबह जब माइंग्यो ने सिर्फ एक सिंपल टेक्स्ट भेजा था, करी। माइंग्यो ट्यूरेंट पहुंच गई और उसके बाद जो हुआ वो हम जानते हैं। जब वो पढ़ती है, मेरे जीजा जी का मेरी बहन को पीटना भी हर दिन की तरह एक आम सीन था। हेवन के हाथ कांपने लगते हैं। पर उस दिन एक डिफरेंस था, उस दिन माइंग्यो ने उसे मार दिया। हेवन शॉक में मैन्यूस्क्रिप्ट बैन कर देती है। वो उठती है पर जाने का मन नहीं करता। तभी माइंग्यो रूम में आती है। मॉम, डैड को किसने मारा? आंखों में आंसू, हेवन बस ये सवाल निकल पती है। माइंग्यो दार के मैन्यूस्क्रिप्ट उठती है और पढ़ने लगती है। हेवन चीख कर जवाब मांगती है। माइंग्यो घबरा के बोलती है, माइंग्यो ने नहीं किया। हेवन के लिए बस हो गया। वो रूम से निकलने लगती है पर माइंग्यो उसका हाथ पकड़ लेती है। गुस्से और दुख के साथ हेवन कहती है, मुझे समझ आता है, आप डैड से नफरत करती थी। मैं भी हमेशा उनसे प्यार नहीं करती थी, पर फिर भी वो मेरे डैड दा।
वो रोट रोट कहती है, तो सच ये है कि मेरी आंट ने उन्हें मारा। उससे याद आता है जब माइंगियो ने कहा था कि अब से वो ही उसकी गार्डियन होगी। तब से सिर्फ उसकी आंट हाई थी जिस पर वो भरोसा करती थी। माइंजो एक कदम आगे बढ़कर उससे समझाने की कोशिश करती है, पर हेवन पीछे हट जाती है। तुम दोनों बहुत स्कैरी हो, वो ठंडे और टूटे हुए शब्दों में कहती है। मुझे फॉलो मत करना। माइंजो वही खादी रह जाती है, रोती हुई। बाहर हेवन एक बस स्टॉप पे अकेली बैठी होती है, तेज बारिश में। एक ब्लैंक स्टेयर के साथ वो कहीं भी नहीं देख रही। उससे अपनी बचपन की एक मेमोरी याद आती है, जब उसने अपनी मॉम को एक सुंदर फूल दिया था, पर माइंजो ने बस एक पाल के लिए देखकर फिर अपनी किताब में नजर गाड़ ली। हेवन का छोटा सा चेहरा गिर गया था। उसके डैड ने उससे प्यार से बुलाया और कहा, आज मॉम का मूड खराब है, तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। बस का लास्ट स्टॉप आता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वो विंडो पे सर मार रही होती है, जैसे दुख अंदर दबा नहीं पा रही हो। एक वरी ड्राइवर आकर पूछता है, बेटा ठीक हो? इसी वक्त यूनस्यो बुक शॉप से भागता हुआ बस टर्मिनल पहुंचता है। वो देखता है हेवन बिल्कुल टूटी हुई अकेली बैठी है। वो उसके कंधों पे अपनी कोट डालकर उसके पास बैठ जाता है। हेवन जब उसकी तरफ देखती है तो पूरा दुख बाहर आने लगता है। वो जोर जोर से रोने लगती है। यूनस्योब उससे अपनी बाहों में खींच लेता है, बिना कुछ कहे बस उससे अपने पास रखता है। यूनस्योब का ब्लॉग पोस्ट। एक वक्त था जब मुझे लगता था जिंदगी का मतलब अपनी जगह ढूंढना होता है। एक ऐसी जगह जहां मैं हो शकूं बिना किसी को डिस्टर्ब किए, बिना किसी के डिस्टरबेंस के। कोई मुझे रिजेक्ट ना करे, ऐसा एक कोना ढूंढना ही जिंदगी है, ये सोचता था। आज ये सोच बादल गई है। अब मुझे लगता है चाहे कहीं भी हो, जो भी हो, ये जगह मेरी ही है। जब तक मैं अपना सच्चा रूप जी रहा हूँ, तब तक मुझे ये दुनिया अपना एक कोना जरूर देगी। बस आज के लिए इतना ही। FIR मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।